सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 सितंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर के दिन हम हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 दिसंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। तो इसी की याद में हम मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 18 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 सितंबर को हम हर साल विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाला मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और उन्हीं की याद में हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी खिलाड़ियों को दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है साहित्य के क्षेत्र से। बुकर पुरस्कार का जो संबंध है वो है साहित्य के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस भाषा की पुस्तकों के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अंग्रेजी भाषाओं के लिए। अंग्रेजी भाषा की में जो पुस्तकें होती है उसके लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है पत्रकारिता और समाज सेवा। पत्रकारिता और समाज सेवा से संबंधित है मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को हर साल फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आध्यात्मिकता से संबंधित है। टेम्पल्टन पुरस्कार का संबंध है आध्यात्मिकता से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जो संबंध है वो है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है खेल से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। 1954 में हुई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो हर साल राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर है? तो वो है भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। गीत गोविंद के जो लेखक है वो है जयदेव। अगला प्रश्न, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु है मैला आंचल के लेखक। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो वो है अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, नीरजा के लेखक कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। नीरजा के लेखक है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, उर्वशी के लेखक कौन है? तो वो है दिनकर। उर्वशी के जो लेखक है वो है दिनकर। अगला प्रश्न, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो है 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों में एक बार होता है? तो वो होता है 4 साल में एक बार। फुटबॉल विश्व कप जो है वो 4 साल में एक बार होता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कौन करता है? तो वो करता है फीफा। फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वो फीफा करता है। अगला प्रश्न है, टेनिस में लव का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है 0 अंक। टेनिस में जो लव का अर्थ होता है वो होता है 0 अंक। अगला प्रश्न है, विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित टूर्नामेंट है। अब अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम में कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो वो होते हैं 4 टूर्नामेंट। टेनिस में ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। अगला प्रश्न, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है विंडोज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है उसे कहते हैं विंडोज़। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है कीबोर्ड। दिए गए ऑप्शन में से जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो होता है MS वर्ड। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधनों का प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है संसाधनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रिंटर। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वो है पिट्यूटरी को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि जो है ना वो पिट्यूटरी को कहा जाता है। ये है पिट्यूटरी जो कि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि रक्त के धक्के जमाने में कौन सहायक होता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। रक्त के धक्के जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे कहते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अगला प्रश्न, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमें मधुमेह नामक रोग होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम जो होता है वो हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वो है 120 से 80 mmHg के बीच में। 120 mmHg 120 से 80 mmHg के बीच में होता है मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप। अगला प्रश्न है, संयोजकता किससे संबंधित है? तो वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। संयोजकता जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। रासायनिक बंध जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक बंध किसके बीच बनता है? तो वो धातु व अधातु के बीच में बनता है। आयनिक बंध जो है वो धातु व अधातु के बीच में बनता है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है? तो वो बनता है अधातु और अधातु के बीच में। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है सह संयोजक बंध। अगला प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल में जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, फिर 7 के नीचे अगर हम आते हैं तो वो एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर हम जाते हैं तो वो अल्कलाइन होता है। तो अम्ल जो है वो 0 से लेकर 6 यानी 7 बोल सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक वो होता है खट्टा, जो कि एसिडिक होता है पीएच स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो क्षार की जो रेंज होती है वो पीएच स्केल में होती है 8 से लेकर 14 तक। इसके बीच में अगर पीएच स्केल दिखाता है तो वो क्षार है, और उसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम घर्षण किस में होता है? तो वो है लुढ़कने वाला घर्षण। सबसे कम घर्षण जो है वो लुढ़कने वाला घर्षण है। अगला प्रश्न, दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का नियम किस पर आधारित है? तो वो परावर्तन पर आधारित है। दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। अब अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो वास्तविक व आभासी दोनों, वास्तविक भी और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना में बनता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न है, शून्य देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। शून्य देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर में स्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो वो है मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त जो है वो है मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। विश्व की जो सबसे
गहरी झील है वो है बैकाल झील। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर चोटी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो पठार है दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पश्चिमी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे मालाबार तट कहते हैं। भारत की पश्चिमी तटरेखा को मालाबार तटरेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पूर्वी तटरेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत की पूर्वी तटरेखा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री तट है वो है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के 3 स्तंभ क्या है? तो वो होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण होता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आर्थिक नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आर्थिक नियंत्रण कम करना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब आया? तो वो आया था 1948 में। भारत का पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था। अब अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों का विकास किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। लघु उद्योगों का जो विकास है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। अब अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वो काम है नीति आयोग का। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करना नीति आयोग का काम है। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए? तो वो भाग 4A में। मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो वो 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। नीति निर्देशक जो है वो भाग 4 में है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के लिए है? किस संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो जेम्स वॉट ने किया था। भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? तो वो 1775 में शुरू हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1775 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो वो है 1776 में की थी अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नेता था वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था फ्रांसीसी क्रांति का नारा।
अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। बंगाल का जो विभाजन है वो सन 1905 में हुआ। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वाइसराय के समय हुआ? तो वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने चलाया। होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने चलाया था। अगला प्रश्न, गांधी जी भारत से कब लौटे? तो वो 1915 में लौटे थे। गांधी जी भारत से 1915 में लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। नेक्स्ट, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो वो दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित था, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने किया था। अब अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो वो मलिक कफूर शामिल नहीं था, क्योंकि मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था, जबकि बीरबल, तानसेन और अबू फजल ये तीनों जो थे वो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा है। याद में रख लेना है, अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो वो थी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण आगरा में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटल्य भी था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो कलिंग के युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वह भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के जो शिलालेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वो थे सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। निकेटर सेल्यूकस का वो यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वह है जॉन लॉगी बेयर्ड नामक साइंटिस्ट ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो वो रोटेंजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार, रोटेंजन। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो वो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। अगला प्रश्न कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो है टॉरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार जो है वो टॉरिसेली ने किया था दबाव मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हवाई जहाज कब आया? तो इसका सही जवाब है 1911 में। भारत का जो पहला हवाई जहाज है वो आया था 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही जवाब है प्रतिभा पाटिल।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न, भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन कहाँ बना? तो वो बना था गुजरात में। भारत का पहला सोलर पावर स्टेशन बना गुजरात में। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जयंती किस धर्म में मनाई जाती है? तो वो सिख धर्म में मनाई जाती है। गुरु नानक देव जयंती जो है वो सिख धर्म में मनाई जाती है। नेक्स्ट, हिंदू धर्म में पूजा का मुख्य स्थान क्या है? तो वो है मंदिर। हिंदू धर्म में पूजा का स्थान है मंदिर। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म में ईद अल फितर कब मनाई जाती है? तो वो रमजान के अंत में मनाई जाती है। इस्लाम धर्म में ईद अल फितर जो है वो रमजान के अंत में मनाई जाती है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूजा का स्थान क्या कहलाता है? तो वो मंदिर या तीर्थ कहलाता है। जैन धर्म में पूजा का स्थान जो है वो मंदिर या तीर्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक, जो कि गौतम बुद्ध के उपदेशों से है। अगला प्रश्न, सिख धर्म में मुख्य देवता कौन है? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म में मुख्य देवता। अगला प्रश्न, गजन किस प्रकार का संगीत है? तो वह है सूफी भक्ति। गजन जो है वो सूफी भक्ति है। अगला प्रश्न, भारत में हरियाणवी लोक संगीत में प्रमुख वाद्ययंत्र कौन सा है? तो वो है ढोलक। भारत में हरियाणवी लोक संगीत में जो प्रमुख वाद्ययंत्र है वो है ढोलक। अगला प्रश्न, सूरत, राजस्थान और गुजरात में कौन सा लोक संगीत लोकप्रिय है? तो वह ढोलक और भांगड़ा। अगला प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध रबाब वाद्य का प्रयोग किस संगीत में होता है? तो वो होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय में। भारत में प्रसिद्ध रबाब वाद्य का जो प्रयोग है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय में होता है। नेक्स्ट, भारत में शहनाई किस अवसर पर प्रयोग होती है? तो वो होती है विवाह के अवसर पर। भारत में जो शहनाई है वो विवाह के अवसर में उपयोग में लाई जाती है, इसे कहते हैं शहनाई। अगला प्रश्न, भारत में आलाप और तान का प्रयोग किस संगीत में किया जाता है? तो वो शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। भारत में आलाप और तान का जो प्रयोग है वो शास्त्रीय संगीत में होता है। नेक्स्ट, तीज किसके उत्सव के लिए मनाई जाती है? तो वो सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है। तीज जो है वो सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है। अब अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस नदी के किनारे मनाई जाती है? तो वो है गंगा नदी के किनारे मनाई जाती है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, पोंगल का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है सूर्य देव का। पोंगल का जो त्यौहार है वो सूर्य देव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा, जिसे डांडिया भी कहते हैं। नवरात्रि के समय में गरबा जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, नाग पंचमी किसका त्यौहार है? तो वह है नाग देवता का। नाग पंचमी जो है वो नाग देवता का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो वो है मुंबई। गणेश चतुर्थी का जो मुख्य केंद्र है वो है मुंबई। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है कृष्ण लीला। मणिपुरी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से कृष्ण लीला विषय पर आधारित है। नेक्स्ट, उड़ीसी नृत्य का पारंपरिक स्वरूप क्या कहलाता है? तो वो मंदिर नृत्य कहलाता है। उड़ीसी नृत्य का जो पारंपरिक स्वरूप है वो मंदिर नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट, भारत में लोक नृत्य किस उद्देश्य से होता है? तो वो विवाह के अवसर पर भी होता है, त्यौहार में होता है, उत्सव में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, यानी तीनों, त्यौहार, विवाह और उत्सव तीनों में होता है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है गुजरात राज्य का। गरबा जिसे डांडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट,
ढोल ताशा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। ढोल ताशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, FAO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास। खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास है FAO का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, IMF और वर्ल्ड बैंक किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए? तो वो हुए थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए थे IMF और वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वियना में। IAEA का जो मुख्यालय है वो है वियना में, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि IAEA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग। अगला प्रश्न, WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को किस संगठन के अंग है? तो वो यूनाइटेड नेशंस के अंग है। WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को जो है वो UN के अंग है। अगला प्रश्न है कि WTO की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1995 में हुई थी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वो नाबार्ड। भारतीय कृषि विकास और वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड संगठन काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा नियामक आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के नियामक में। याद में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्य कार्य क्या है? रेलवे पुलिस फोर्स, तो वह है रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा। रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा है RPF का कार्य। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य। अगला प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है CSIR। CSIR है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो NSG जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए प्रसिद्ध है। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।